रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसफ भाई, सरमद भाई, अशरफ भाई, यासिर, अलियाट, आमिर, AK, फ़ारूक, मुजतबा, आइकन, हर जितने वाले मेंबर्स हैं, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे यहाँ तो वेरी गुड आफ्टरनून है, बट आपके अपने वक्त के मुताबिक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवन गुड नाइट भी कहीं शायद आ रही हो। तो माय नेम इज़ रफ़क़त हुसैन सर। मेरा जो ब्रीफ इंट्रो है वो ऑलरेडी मैंने जब आई के प्रेजेंटेशन भी दी थी। मैं थोड़ा सा जस्ट उसको ब्रीफ सा बताऊंगा, फिर कोशिश होगी ज़्यादा हम इंटरेक्शन कर सकें। सो आई एम फेलो मेंबर ऑफ द ICAP and founder and managing partner of Rafqat Hussain and Co Chartered Accountants. Currently, I am leading tax and corporate law practice of the firm and has post qualification of experience of over a decade. Existing जो मेरा ICAP में सर्विस है, I served as chairman NRC, I served as chairman Casa North, chairman CPD committee लाहौर, chairman CPD committee रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, लाइब्रेरी कमेटी का चेयरमैन मैं रहा हूँ और डिफरेंट कमेटीज़ में मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम काम करता रहा हूँ। और प्रीवियसली 2 टर्म्स के लिए मैं NRC का मेंबर इलेक्ट हुआ हूँ और 8 साल का जो काम है, जो एक्सपोजर है, उसके बाद इस दफ़ा मैंने डिसाइड किया कि नो, आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू कंट्रीब्यूट एज अ काउंसिल मेंबर ऑफ ICAP। और इस दफ़ा मैंने अपने आप को ऑफर कर रहा हूँ एज अ काउंसिल मेंबर के लिए। तो आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मेरा ख्याल है कि हम उसको मेंबर्स गो थ्रू भी कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओवरसीज मेंबर्स जो हैं वो मेरे दिल के बड़े करीब हैं और मेरा ख्याल है जो मेरी प्रेजेंटेशन थी उसमें मैंने स्पेसिफिकली जिक्र भी किया था ओवरसीज मेंबर्स का, जो मैंने ICAP में प्रेजेंटेशन दी थी। और इस वक्त अराउंड मेरा मोर देन 30% जो हमारा मेंबर है वो ओवरसीज में है, जो कि 3,000 से ज़्यादा है। और जब जो इवन लोकल मेंबर्स हैं, जब उनको भी मैं कॉल कर रहा होता हूँ तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके एड्रेसेस अपडेट नहीं हुए। वो उनका किसी का लाहौर आ रहा है, किसी का कोई और सिटी आ रहा है, बट प्रैक्टिकली वो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो नंबर उससे काफ़ी ज़्यादा है और ये सिग्निफाई करता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे जो ओवरसीज मेंबर्स हैं इसके लिए, जो पहले शायद इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब ओवर द पीरियड नंबर बढ़ रहा है और ग्लोबल विलेज की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसकी सिग्निफिकेंस और इसकी इस पे टॉपिक पे बात करना, और मैं रियली अप्रिशिएट कि आप सब दोस्त मिलके इस कारवा को चला रहे हैं, आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम अपने इंस्टीट्यूट का जो ब्रांड है उसको अपलिफ्ट करें, किस तरह हमारे जो मेंबर ओवरसीज बैठे हुए हैं उनके जो मसले मसाइल हैं हम किस तरह उनको एड्रेस करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू सर। तो मेरा ख्याल सब भाई हम कोई क्वेश्चन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसको आगे लेके चलते हैं। सर पहला मेरा क्वेश्चन है, माशाल्लाह से आपके अपनी काफ़ी विजिबिलिटी है, बल्कि मेरे को तो देखा कई हज़ार आपके तो माशाल्लाह यूट्यूब पे भी फॉलोअर हैं। मुझे सब याद भी नहीं, आखिरी तो 20-22 हज़ार थे, अभी कितने हैं अभी माशाल्लाह अभी से? सर क्योंकि अभी इलेक्शन की वजह से काफ़ी एक्टिव नहीं हूँ इतना, लेकिन मेरा इस वक्त फेसबुक पे 22,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और जो यूट्यूब है वहाँ मेरा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मोर देन 19,000 है। 90,000 माशाल्लाह सर। देखिए लाख के तो आप जो है ना कर रहे हो, आप तो आप पेड वाले में जा सकते हैं, वहीं से इतना कमा सकते हैं तो ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह से आपकी सर बहुत कंट्रीब्यूशन है और NRC में आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं, हम लोग देखते हैं। आप मुख्तलिफ वेबिनार्स और सब सारी चीज़ें कराते रहे एक्टिविटी। एक बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा, ठीक है? जी जी बेसिक सर। क्वेश्चन ये है कि अ, बहुत से लोग हैं जो यानी कि मेरे भी थोड़ा-सा वो आता है कि ये जो अ अभी जो करंट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर NRC या SRC जो भी है उसकी जो एक्टिविटीज़ है बड़ी लिमिटेड है, ठीक है? और ज़्यादातर पावर्स जो गई हुई हैं, वो गई हुई हैं आपके पास काउंसिल के पास गई हुई हैं, ठीक है? चाहे वो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव की पावर हो, चाहे दूसरी हो, जैसा कि नए ऑर्डिनेंस के अंदर जैसे अशफाक़ साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा भाई फ्लिप हो जाएगी पावर्स, जो प्रेज़िडेंट की पावर है वो CEO को फ्लिप हो जाएगी। तो कल एक बड़ी अच्छी बात हो रही थी रीजन के ऊपर। आज मोहम्मद कामरान साहब हमारे साथ नहीं है ऑस्ट्रेलिया से, कि जो ऑस्ट्रेलियन जो CPA इंस्टीट्यूट जो ऑपरेट कर रहा था, जो काउंसिल्स जो है ऑपरेट कर रही होती है, वो काउंसिल जो होती हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, जैसे कि अशरफ साहब अभी बात कर रहे थे और शेख साहब ने भी बात करी, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए होती है कि भाई स्ट्रेटेजिकली अपने जो इफेक्टिव काम जो कर रहा होता है वो रीजनल कमेटीज कर रही होती हैं, जैसे कि NRC है, जो हमारे यहाँ SRC है, ये सारी कर रही होती है। अनफॉर्चुनेटली मुझे जो अभी तक जो फील हो रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो NRC है, SRC है, उनके जो इफेक्टिव फंक्शन है वो सारा सिर्फ CBD एक्टिविटी कराने के अलावा या कोई रीजन में कोई एक्टिविटी कराने के, उनका कोई डिसीजन मेकिंग पावर्स या रोल्स नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब हम यहाँ इंटरनेशनली रह रहे हैं तो हमारा इंटरेक्शन होता है, जैसे मैं और सरमट 2019 में मेरे ख्याल से ICW के जो प्रैक्टिसिंग मेंबर के इलेक्शन के लिए हम लोग खड़े हुए और हमने कंटेस्ट किया, हार गए बेशक, लेकिन हमें
ये बात समझ में आ गई कि भाई किस तरह ऑपरेट कर रही होती है और क्या चीज़ें कर रही होती है। और उनके यहाँ जो मैनेजमेंट है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो आईसीडब्ल्यू, जो एसीसीए, उनके पेड जो एम्प्लॉइज़ हैं, और दे हैव इनफ पावर टू मेक डिसीजन। जिस तरह हमें आईसीडब्ल्यू के अंदर, मैं और सरमत, हम लोग कोई काम पड़ता तो हमने आज तक किसी काउंसिल वाले से अप्रोच नहीं किया। जो मैनेजमेंट वाला ही है वो हमारा मसला हल कर देता है। यहाँ पे रीजन का हेड है जिस तरीके से माइकल आर्मस्ट्रांग। तो आपके ज़हन में, यानी कि माशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला आप काउंसिल में आएँ, तो आप कैसी रिफ़ॉर्म आप समझते हैं कि जो रिफ़ॉर्म्स होनी चाहिए? जो ये जो ख़ास तौर पे जो है कि पावर्स, क्योंकि आप 4-8 साल खुद रहे एनआरसी में, आपको कितनी दफ़ा लगता होगा कि भाई एनआरसी में कुछ है ही नहीं, मैं करूँ क्या? तो इसके बारे में थोड़ा आप अपनी बताएँ ज़रा। थैंक यू आसिफ भाई, आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया। इसके 2-3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो जो स्कोप है इस रीजनल कमेटीज का, और वो हम बायलॉज 90 अराउंड पढ़े हैं, तो उसमें जो आपका स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड है। उसमें सीपीडी है, उसमें आपका कासा की एक्टिविटीज़ हैं, लाइब्रेरीज हैं, तो मोस्टली चीज़ें इस तरफ चालू होती हैं। बट हमने फर्स्ट टाइम ये जो पिछले 4 साल हैं एनआरसी लेवल के ऊपर डिफरेंट, हमने 2 कॉन्फ्रेंसेस की, सीपैक कॉन्फ्रेंस हमने की, हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर कॉन्फ्रेंस की, और कुछ तो उस पर फॉलोअप इवेंट्स भी किए। तो नो डाउट जो फिर, लेकिन जब ये कोविड आया तो उसमें वेबिनार हमने उसको इमीडिएटली शिफ्ट किया, वेबिनार्स भी आए। लेकिन वेबिनार्स में सम हो की दफ़ा डुप्लीकेशन इवन स्टार्ट हो गई फ्रॉम कुछ जो काउंसिल, कुछ कमेटीज थी वो वेबिनार्स कर रही थी, रीजनल कमेटीज कर रही थी। तो मैं समझता हूँ जो गवर्नेंस है उस पर जो है वो, मेरी अपनी मैं प्रेजेंटेशन में भी उसको शेयर किया था कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है उस पर काफ़ी काम होने की जरूरत है। इस वक्त जो इस वक्त हमारा जो कानून है उसके मुताबिक सारी की सारी जो पावर्स हैं वो काउंसिल मेंबर्स के पास हैं, और काउंसिल मेंबर जो है वो फुल टाइम नहीं है, कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जब अगर काउंसिल मेंबर किसी वजह से टाइम उस तरह से ना दे पाए ऑपरेशन, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इफेक्ट हो रही होती हैं। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में मैं समझता हूँ काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है, लेकिन हमारा इस वक्त जो करंट लॉ है उसमें उस तरह से एक्सटेंडेड डेलीगेशन या वो पावर्स की चीज़ें अवेलेबल नहीं है। आई होप कि जब नया लॉ आए तो उसमें जो पावर्स अवेलेबल हों, लेकिन आइडियल सिचुएशन मेरे हिसाब से ये है कि एटलीस्ट एक आपका फुल टाइम सीईओ होना चाहिए, जिस जो आपकी जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की वो वहाँ तक जाएँ और ऑपरेशन सारी चीज़ें वो देख रहा हो। इसके अलावा जो रीजनल हैं वो उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और जो रीजनल कमेटीज़ हैं, अब आप देखें कि रीजनल कमेटी की जो जुरिडिक्शन हम देखते हैं तो उसी तरह से वो उसी प्रोसेस से वो इलेक्ट होकर आ रहा होता है, सेम उसके जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। बट जब वो अपना रोल देखता है तो वो शायद कई दफ़ा ये सिचुएशन बनती है, वो समझता है कि शायद हम जो है ना वो उस तरह से इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे होते। तो मैं समझता हूँ कि इससे इंस्टीट्यूट की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, काउंसिल की परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी अगर काउंसिल अपना एक स्ट्रेटेजिक जो विजन है, जो स्ट्रेटेजी है वो बनाए, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको रीजनल कमेटी के साथ एंगेज करके रेलेवेंट जो कमेटीज हैं उसके थ्रू चलाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। जी आसिफ भाई। जी, आसिफ कलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम रफ़क़त साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये ख्वाजा आसिफ जी 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 यूएई से ख्वाजा बात कर रहा हूँ। जी जी। रफ़क़त भाई, अगर आप काउंसिल मेंबर इलेक्ट हो जाते हैं तो टॉप 2 एजेंडा आइटम्स आपके क्या हैं जो आप समझते हैं कि जो प्रोफेशन की इंटेग्रिटी और ब्रांडिंग के लिए बड़े ज़रूरी हैं? अच्छा, इसमें आसिफ भाई अगर मैं ओवरऑल बात करूं अपने, मेरा था कि सिर्फ ओवरसीज के अलावा पूछना जाए, मैं ओवरऑल बात करूं तो जिस तरह पहला हमने कहा कि गवर्नेंस जो है वो बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे रिसर्च जो है ना इस वक्त टेक्नोलॉजी, अब आप लोग तो मेरे यूएई में काफ़ी एक्टिव हैं, आसिफ भाई भी देख रहा होता हूँ अक्सर कि टेक्नोलॉजी पे कोई ना कोई आप काम कर रहे हैं या वेबिनार या कोई अवेयरनेस सेशन कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो रिसर्च वर्क है, प्रोफेशन को डाउन द रोड क्या चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी क्या थ्रेट्स हैं, ये चीज़ें किस तरह से चेंज हो रही हैं, उस तरह से शायद कोई उतना स्पीड से या उस तरह उस लेवल का काम शायद मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी गुंजाइश है करने की। तो जो रिसर्च वर्क है हमारे यहाँ पे आई कैब में सेपरेट आर्गन जो है मैं समझता हूँ रिसर्च का होना चाहिए। उस रिसर्च की बेस के ऊपर आप जो डिफरेंट अपनी एजुकेशन स्कीम है, ट्रेनिंग स्कीम है, उसको अलाइन कर रहे होते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं। क्योंकि अभी कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो फील करते हैं शायद वो रेलेवेंट ही नहीं है, इतनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो हम अगर अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के अपने जो टॉप अप कोर्सेज हैं वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को भी ऑफर कर रहे हूँ ताकि वो फील करे कि दे आर स्टिल रेलेवेंट। तो रिसर्च वर्क है। इसके बाद मैं समझता हूँ जो अकाउंटेबिलिटी है, तो अकाउंटेबिलिटी वो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी बड़ी ज़रूरी है। एटलीस्ट जो है आप साल में एक दफ़ा मीट द रिप्रेजेंटेटिव सेशन रखें, काउंसिल बैठ के बताए कि ये हमारा एजेंडा था, ये वियत था, और उसके बाद हमने ये कुछ अचीव किया, ये इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं, और दरमियान में अगर कोई डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो मेंबर्स जो हैं वो भी
हाईलाइट कर सकते हैं कि ये एक मेजर डेवलपमेंट है जहाँ पे आपका शायद उस तरह से वो आप तक पहुँच नहीं सकी या उसको एड्रेस करना जरूरी है। फिर मैं समझता हूँ सभी ओवरसीज में भी और यहाँ पर भी एंगेजमेंट का एक बड़ा इशू है, एंगेजमेंट विद द रेगुलेटर्स और एंगेजमेंट विद द बिजनेस हाउसेज। वो शायद उस एक्सटेंट की जिसकी जरूरत है वो शायद उस तरह से नहीं हो पा रही। जब हम रेगुलेटर से एंगेजमेंट नहीं प्रॉपर कर पा रहे होते तो एक तो पॉलिसी मेकिंग में आपका उस तरह से रोल नहीं होता। आप ओवरसीज की हम बात करते हैं तो वहाँ भी जब हम जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वहाँ से जब एंगेजमेंट नहीं है तो वहाँ के चैप्टर्स के या बाकी इशूज हमारे होते हैं। फिर हमारे जो मेंबर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पब्लिक सेक्टर में उस तरह से नहीं होती है, और कुछ जो ऑलरेडी मेंबर हमारे काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में उनके जो इश्यूज हैं उनको भी शायद हम एड्रेस नहीं कर पाते जब हमारी प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं हो पा रही होती। इसी तरह से जो बिजनेस हाउसेज हैं जितने बड़े ग्रुप्स हैं वहाँ पर जब हमारी एंगेजमेंट नहीं होती तो वहाँ पर भी आपके जो मेंबर्स की अपॉर्चुनिटीज है, आपकी ब्रांड की अवेयरनेस है, वो शायद हम उस तरह से नहीं कर पा रहे होते। सो आई थिंक आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन आसिफ भाई। ये अशरफ भाई आप कुछ कह रहे थे? जी अस्सलाम वालेकुम रफ़ाकत साहब। वालेकुम सलाम रफ़ीक साहब। और मैं ओवरसीज मेंबर हूँ। जी जी ऑब्वियसली ओवरसीज होने के नाते सबसे पहला सवाल हमारा ओवरसीज मेंबर्स के लिए आपने बड़ा शॉर्ट जवाब दिया है, लेकिन उनकी जो एंगेजमेंट तो चलो एक समझ में आती है कि जिसके अंदर आप अपने साथ कोशिश करें कि जो पाकिस्तान के मेंबर्स हैं उनके साथ साथ हमें भी एंगेज रखें किसी हद तक, लेकिन इस एंगेजमेंट का स्कोप हम लोग कंफर्टेबल नहीं है और आपने खासी डिस्कशन तो खैर सुनी ही होगी। तो इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा जो इतने सालों से जो मामला हल नहीं हो पा रहा। और आसिफ भाई तो खैर बड़े फ्रंट रनर रहे हैं, सरमद साहब खुद ओवरसीज कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और चैप्टर्स डेवलप करने में भी बड़ा उन्होंने एफर्ट दोनों ने किए हैं। तो मगर अब बात आगे बढ़नी चाहिए। तो 3000 मेंबर और 7000 मेंबर हमें अभी समझ में नहीं आ रहा कि वेयर डू वी स्टैंड। सेकेंडली आपने बोला कि आपने मेरा सवाल क्लियर है तो दूसरा सवाल की तरफ आ जाता जी जी क्लैरिटी है। मैं इसका जवाब मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले आंसर भी नहीं किया था जो भी आप कर रहे हैं। अच्छा चले मैं दूसरे सवाल की तरफ भी आता हूँ, तो एक साथ ही आप थोड़ा सा टाइम दे दें हमको ना। दूसरा छोटा सा सवाल ये है कि आपने रीजनल कमेटीज में काम किया है और आप मुझे जो बात समझ में आई है कि स्कोप लिमिटेशन वहाँ पर है अच्छी खासी, जिसमें आपको एक एडवाइजरी रोल भी प्ले करना चाहिए था, लेकिन वो रोल शायद कंप्लीट एक स्कोप के साथ वो मौजूद नहीं है। तो आप लोगों की तरफ से कौन सी एफर्ट्स हुई जिसकी बेसिस के ऊपर इस स्कोप को वाइडन किया जा चुका है अभी तक या करने पे काम कर रहे हैं, और वो कौन सी कमेटी जो इस पे काम कर रही है? मतलब कोई रेगुलेटरी लोग हैं जो इन चीजों को लॉस को बायलॉस को समझते हैं, या अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बिठा दिया कमेटी का हिस्सा बना के आईके काउंसिल से? थैंक यू अशरफ भाई। जब पहला जो ओवरसीज वाला आपने कहा कि इश्यूज है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ओवरसीज की जो इश्यूज हैं तीन डिफरेंट मेरे ज़हन में चीज़ें ऑप्शन हैं। मैं कहता हूँ कि तीन लेयर्स हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। एक लेयर तो यह है कि टू स्टार्ट विद इस वक्त जितनी हमारी कमेटीज आई कैप में बनती हैं वहाँ पर ओवरसीज की रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे चैप्टर्स डिफरेंट बने हुए हैं या कमेटीज बनी हुई है ओवरसीज में, उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट। देखिए इसमें ये जो सपोर्ट है इसमें शायद ला का कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, आपका ऑर्डिनेंस का इशू नहीं है, ये तो मेरे ख्याल फौरी तौर पे एक्सटेंड होनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स कर रहे होते हैं तो आई एम श्योर कि मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने भी काफ़ी पैसे आई कैप से लेने ही होंगे जो इस सिचुएशन में नजर आ रही है। फिर मैं समझता हूँ कि आप जब ऑर्डिनेंस की चीज़ें आ जाती हैं तो फिर काउंसिल में एटलीस्ट जो है वो 2 सीट्स है, और काउंसिल में मैं समझता हूँ कि नॉर्थ साउथ नहीं होना चाहिए ओवरसीज की। जब हम बात करते हैं ओवरसीज के लिए 2 सीट्स होनी चाहिए, एक आप यूएई मिडिल ईस्ट जिससे हमारा मेंबर है और एक आप अदर रीजन के लिए आप कर लें, या टू स्टार्ट विद एटलीस्ट एक सीट तो जरूर होनी चाहिए। क्योंकि इशू ये है कि जो जब हम यहाँ बैठते हैं तो लाहौर में बैठा हूँ मैं या कराची में बैठा हूँ तो यहाँ बैठ के हम जो इश्यूज बाहर के हैं वो उस तरह से परसीव नहीं कर पाते, और कुछ इश्यूज आते हैं हम उस तरह से शायद उनको ज़ाहिर प्रायोरिटी काउंसिल की होती है कि हमारे ओवरसीज मेंबर हैं, लेकिन जब हम बैठ के लोकल चीज़ों को देख रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है कि ओवरसीज मेंबर अगर कोई इलेक्ट होकर आएगा तो वो शायद उसकी अकाउंटेबिलिटी या जो ज़्यादा होगी और उस तरह से इशूज जो हैं वो बेटर वे में एड्रेस हो सकेंगे। जो सेकंड पार्ट है आपका क्वेश्चन था उस पर मैं इस तरह से एड्रेस करूंगा कि हमारे यहाँ जो रीजनल कमेटीज हैं उसमें एक प्रोविजन अवेलेबल थी रिप्रेजेंटेशन टू द काउंसिल। उसमें जो एटलीस्ट जब मैं चेयरमैन था मुझे याद है कि हमने 2 दफ़ा इन राइटिंग काउंसिल को डिफरेंट इश्यूज के ऊपर रिप्रेजेंटेशन भी दी। और जो जो कमेटीज का रोल है वो जब हमने काउंसिल से बात की तो क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो कन्फाइन होकर आ जाती हैं, जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में गया हुआ जाने की जो सीसीए में अवेलेबल है मेरा ख्याल है, तो वो जब नया ला आएगा तो उसमें शायद जो रीजनल कमेटीज हैं उसका रोल भी शायद थोड़ा सा एक्सटेंडेड आ जाएगा। आई होप अशरफ भाई मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया।
दोनों। रफाकत साहब शुक्रिया जवाब देने का, अच्छे तरीके से जवाब दिया। बस मेरा सर जो 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 यहाँ पे आके हम लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि अगर ये स्टेप वाइज अप्रोच हमारे लिए अडॉप्ट की गई तो मजीद 4-5 साल, क्योंकि जिस तरह से आईकेप की जो काउंसिल ऑब्वियसली माशाल्लाह बड़े अच्छे और टैलेंटेड और बड़े स्किल्ड लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग, लेकिन जिस तरह से मामला चलते हैं वो बहुत स्लो प्रोसेस के चलते हैं। तो आप जिस तरह से बात करेंगे प्लीज मेरी गलतफहमी दूर करते हैं कि कोई स्टेप वाइज अप्रोच की बात करेंगे पहले ऐसे और दूसरा फिर तीसरा, या ये एक वन गो में ये चीज बात की जा सकती है कि काउंसिल के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन और साथ में कमिटीज में भी इनको एंगेज किया जाए। अच्छा भाई, जो मैंने बात की ना वो उसका मतलब मेरा ये नहीं था कि हम पहले ये स्टेप करेंगे फिर अगले में जाएंगे फिर अगले में, तो मेरा मकसद बात करने का ये था कि हम ये 3 डिफरेंट चीजें हैं, हमें इमीडिएटली कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए। जो अभी हम कर सकते हैं वो इमीडिएटली कर दें, और जो हम समझते हैं कुछ ला का प्रोसेस है वो फॉलो हो रहा हो, जो ही हो हम वो वाला स्टडी उसको भी कर गुजरें। ठीक है रफाकत साहब, शुक्रिया। आसिफ भाई, हम रफाकत साहब को इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हमारे साथ हमारा रिप्रेजेंटेशन करें उस पे काउंसिल पे, उसके बाद हम इनसे पूछेंगे ये बात कि क्या हुआ इस इंशाल्लाह नहीं, ये इंशाल्लाह। इनका बहुत अच्छा मतलब रहा है। सरमत कुछ बोले, अब इनका माशाल्लाह से बड़ा अभी तक भी जो पिछले 8 साल से जो है इनसे इंटरेक्शन रहा है, जबकि एनआरसी है लेकिन इनका इंटरेक्शन हमारे साथ रहा है और बड़े ही हेल्पफुल हैं और बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम। सरमत आप कुछ बहुत शुक्रिया जी सलमान भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं वो बात करना चाहूँ। रफकत साहब माशाल्लाह बड़े स्वीट एंड काइंड हमारे आईकैप के मेंबर हैं। इनसे काफ़ी मेरे इंटरेक्शन जब मैं काउंसिल में था तो इनसे डिफरेंट वेबिनार्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में लाहौर में रहा था। माशाल्लाह काफ़ी डायनामिक एक्टिव मेंबर हैं और थोड़े से डिफरेंट हैं। वो इस तरह के इन्होंने बेसिकली सोशल मीडिया का यूज़ किया है जो बड़ा रेयर है। हमारे अकाउंटेंट्स में इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। टेक्स्ट की माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनकी प्रैक्टिस है और ये इनोवेटिव है, मतलब बड़े कम है। जिस तरह हमारे तोला साहब इनोवेटिव है, इस तरह रफकत मैं साहब ऐसे को बात काट रहा हूँ, मैं इनसे मुलाकात हुई थी, मैंने बोला था इनको कि आप यूट्यूब पे काम करें। यस याद यस, है? नहीं ऐसा ये टेक्नोलॉजी सारी ओरिजिनेट सर आप ओवरसीज ही कर रहे होते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप लोग डेवलप्ड इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी इनपुट दे सकते हैं, और जब भी आपसे इंटरेक्शन होती है हमेशा हमने कुछ सीखा ही है आप लोगों से। नहीं जज़ाक जी। सरमत प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो मैं वो रफकत साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि रफकत साहब माशाल्लाह यू आर इनोवेटिव। आप एक डिफरेंट, आपने इस तरह हमारे आईकैप के मेंबर्स उमूमन या सोशल मीडिया पे होते हैं, मगर इस तरह जिस तरह उन्होंने यूट्यूब वीडियोस बनाई टैक्स के बारे में, नॉन रेजिडेंट्स किस तरह तोला साहब करते हैं, तो इस तरह मैं कहता हूँ कि जैसा हमारे पास तोला साहब कराची में है तो रफकत साहब हमारे नॉर्थ लाहौर में है, और इंशाल्लाह हमारी पूरी दुआ है, उम्मीद है कि रफकत साहब काउंसिल में आए और जिस तरह वो टैक्स के लिए भी काम करें और मेंबर्स के लिए भी काम करें, और स्पेशली ओवरसीज, क्योंकि मैंने ये नोट किया है पहले तो नहीं था पर अब काफी मेंबर्स पाकिस्तान के टैक्सेशन, रोशन डिजिटल अकाउंट्स और काफी वो इंट्रिसिटीज है, पाकिस्तान में जायदादें हैं, एसेट्स हैं, रेंटल इनकम, मतलब बड़े मसले मसाइल आईकैप के मेंबर्स के लिए। तो उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म अगर रफकत साहब आ जाते हैं कि वो आईकैप मेंबर्स को असिस्टेंस के लिए तरतीब दें। इनसे मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे रीजनल कमेटी में रहे हैं, मैं अपना काउंसिल मेंबर में, मैं अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर करूं कि अनफॉर्चुनेटली काउंसिल में रीजनल कमेटीज का इतना कोई इंटरेक्शन या इनपुट बदकिस्मती से या बदनसीबी से नहीं होता था। होना तो चाहिए था कि हर 3 माह बाद या 6 माह बाद काउंसिल और रीजनल कमेटी ऑफिशियल मिले। मेरे ख्याल में अगर आप मिनट्स देखें तो आज तक मेरे वक्तों में रीजनल कमेटीज और काउंसिल कभी मिली नहीं है। ये रफकत साहब की बात बिल्कुल ठीक है, बहुत पहली बात है, वो पुराने कागज हमें निकालने होंगे कि रीजनल कमेटी का एक मेंबर काउंसिल में बाय डिफॉल्ट होता था, पता नहीं वो क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ। शोएब साहब नहीं थे तो शोएब साहब से पूछते कि इसका क्या बैकग्राउंड है। ओवरसीज पे मैं रफकत साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि ओवरसीज पे इनका क्या व्यू है कि नॉर्थ साउथ के 2 काउंसिल मेंबर्स होने चाहिए या एक काउंसिल मेंबर, या ओवरसीज को कैसे रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए थ्रू ऑडियंस? ये मेरा रफकत साहब से सवाल है। सलमान भाई थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड वर्ड्स। ओवरसीज में मैं समझता हूँ कि जब हम ओवरसीज की बात करते हैं तो वहाँ डिवाइड की बात नॉर्थ साउथ की नहीं होनी चाहिए, मेरा ये व्यू है। और जो सीट्स हैं वो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट हमें जो है ना वो 2 सीट्स की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर टू स्टार्ट विद आप समझते हैं कि 1 सीट भी मिले तो मैं समझता हूँ एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन तो आपकी आए, और 2 सीट्स मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए, क्योंकि जितना हमारा मेंबर एक क्लस्टर बड़े रीजन में अवेलेबल है तो उस रीजन को एक सीट दे दें, और जो अदर रीजन है वहां पर भी एक सीट ऑफर कर दें। और फिर अब पता है ओवरसीज में अब जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई एंगेजमेंट्स हो रही हैं कंट्रीज दरमियान में, तो जो अफ्रीकन या इस तरह की कंट्रीज हैं वहां पर भी शायद काफी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें उस तरह भी थोड़ा सा काम करना चाहिए, और ओवरसीज को अगर हम एंगेज करते हैं तो हमारे बहुत सारे जो मेंबर यहाँ लोकल हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है, उनकी मूवेबिलिटी है, उसको भी हम आसानी से शायद काफी बेहतर कर सकते हैं।
बेहतरीन ठीक है। रफ़्तार साहब, आपने तो सारे पॉइंट हमारे सब हल ही मसले कर दिए। तो बच्चा बड़े बुरे थे, हम तो ये कहते हैं कि डायरेक्ट आपको प्रेसिडेंट ही बना देते हैं, काउंसिल में क्या जरूरत है कोई लॉ वो पास करा जाए, अशरफ भाई रफ़्तार साहब को जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना सीधा सीधा प्रेसिडेंट ही बना दें। भाई ये तजुर्बा ना करें, वो हमारे पास ऑलरेडी वजीर आजम है, उसके भी यही कहा था। नहीं इंशाल्लाह सर, देखिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम सब आर्गन जो हैं, सबके जब चीजें सब इश्यूज आएंगे, एक इंक्लूसिवनेस आएगी, तो सब ग्रो कर रहे होंगे, सबकी इश्यूज एड्रेस होंगे, तो फिर ही हमारा ब्रांड अपलिफ्ट हो सकता है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसलिए ओवरसीज डॉक्टर साहब एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ, तो कंसेप्चुअली जब आप बोलते हैं कि ओवरसीज मेंबर की रिप्रेजेंटेशन काउंसिल पे 1 या 2 सीट्स की फॉर्म में होना चाहिए, तो क्या इसका मतलब यही नहीं है कि रेजिडेंशियल स्टेट्स के ऊपर, जैसे पाकिस्तान में हो रहा साउथ और नॉर्थ का, हम लोगों को वोटिंग राइट्स लिमिटेड होंगे ओवरसीज मेंबर के लिए, जो भी हमारे नॉमिनेट होंगे? ये तो आपको लगता है बड़ा अच्छा खासा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि हमें पाकिस्तान के अंदर कैंडिडेट की सिलेक्शन में वोटिंग राइट्स एक्सक्लूड करके ओवरसीज मेंबर से लिमिटेड करना, क्योंकि कुछ मेंबर्स हमारे ऐसे हैं, शायद उनको जो रेशियो ओवरसीज पिछले दिनों में देखा है कि ओवरसीज से ज्यादा मिलता है और लोकल से कम मिलता है, तो आपको सख्त स्ट्रगल करनी पड़ेगी इसके लिए। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन अब देखें ना, जब हम एक बंदा हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसी जुरिस्डिक्शन है जिसके अपने इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो लोग वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए। जब वहां से हम रिप्रेजेंटेटिव आने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसका जो वोटर है, जब उसने अकाउंटेबिलिटी की बात करनी है, तो वो वहाँ के वोटर होगा उसका। तो उसका हमारे पाकिस्तान जब लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी जो वोटिंग है वो सारी यहाँ से हो रही होगी, वहाँ का जो कैंडिडेट होगा वो ओवरसीज से वोट ले रहा होगा। और जो जो इश्यूज होते हैं वो मुख्तलिफ अभी इलेक्शन में आ रहे होते हैं कि डिफरेंट, इसका एड्रेस अपडेट नहीं हुआ, तो वो मेरा ख्याल है कि उसको एड्रेस किया जा सकता है अपना। एक इंटरेस्टिंग बात करना चाह रहा हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग होगा, सकता है मेंबर्स को ना पता हो। आपको पता है कि मैं जब जिस वक्त काउंसिल में था, एक ओवरसीज मेंबर्स फंड बनवाया था, उसके लिए जो मैं स्ट्रेटजी चलाना चाह रहा था वो नहीं हुई थी। उसमें यह था कि आप लोगों को शायद इल्म होगा कि आईकैप हर साल नॉर्दर्न रीजनल कमेटी, सदर्न रीजनल कमेटी को एक प्रोपोर्शन ऑफ मेंबरशिप, एक अमाउंट देता है जो 700, 750, 1000, 1500 या 2000 के करीब होती है। ये वो फंड, ये वो पैसे होते हैं जो आईकैप एलोकेट करता है नॉर्दर्न रीजनल कमेटी और सदर्न रीजनल कमेटी। मैंने ये स्ट्रेटजी उस वक्त डिस्कस की थी कि आप जो ये नॉर्दर्न सदर्न रीजनल कमेटी को जो ये पैसे देते हैं, तो ओवरसीज के भी तो पैसे नॉर्दर्न रीजनल कमेटी और सदर्न रीजनल कमेटी को जा रहे हैं, वो तो कुछ काम नहीं कर रहे। एनआरसी और एसआरसी तो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, तो ये पैसे वेस्ट हो रहे हैं। आप ये कट करें कि आप ओवरसीज के पैसे हटाएं। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम एनआरसी और एसआरसी को पब्लिक एनिमी नंबर 1 कर दोगे, तुम्हारी बोरी बना देंगे ये लोग कि तुम उनके पैसों के पीछे लगी हुई हो। तो खैर वो फिर ओवरसीज मेंबर्स फंड बन गया, पर वो कट जो हम लगवाना चाह रहे थे कि एसआरसी एनआरसी से वो 30% के पैसे कटवा के ना ओवरसीज को एलोकेट किए जाए, तो वो बदकिस्मती से वो काम नहीं हो सका। नहीं, इसमें मैं सरमद भाई आपको थोड़ा सी करेक्शन, जो इस वक्त पैसे एनआरसी को मिल रहे हैं ना, वो इंतहाई कम पैसे हैं। वो बड़ी पुरानी एक रेशियो तय हुई है, ओवर बिलो 1000 है जो पर मेंबर है। और उन पैसों से अगर हम अपनी बात करें, तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं, एक एम्प्लॉई एनआरसी में हमारा परमानेंट है, तो जो बाकी जो उसकी गाड़ी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है सर, वही नहीं पूरे से होते। तो हमें ओवरसीज को हमने ये लिखा है काउंसिल को भी कि ओवर रीजनल कमेटी के पैसे बढ़ाएं। और मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ जो हमारा मेंबर है ओवरसीज है, जिस तरह मैंने कहा कि हमें टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट अपने चैप्टर इमीडिएटली देनी चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए आई कैप को ओवरसीज मेंबर से फीस आ रही है ना, तो जो पैसे आ रहे हैं वो वहां पर खर्च भी होने चाहिए, इसका कुछ प्रोपोर्शनेट, ताकि वो मेंबर को फैसिलिटेशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़्तार साहब, आपने तो हमारे बहुत सारे मसले मसाइल और सारी चीज़ें हल कर दी, और आपने हमारे दिल की आवाज़ जो है वो बोली। तो थैंक्स अ लॉट जो है लोगों के सवालात और देने का। तो आपको कोई आखिरी कोई जो आपका कोई है तो पैगाम? आखिरी सर मेरा पैगाम ये है कि जो जितने ओवरसीज मेंबर्स हैं, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि हमारा बड़ा एसेट है, और मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूट के लिए भी ये बहुत बड़ा एसेट है। जिस तरह मैंने कहा कि आप क्योंकि डेवलप्ड इकानमी में काम कर रहे होते हैं, तो जो एक्सपोजर या जो टेक्नोलॉजी का यूज या जो नई चीज़ों में आप जिस तरह देख रहे होते हैं, हम शायद उस लेवल थोड़ा पीछे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो एंगेजमेंट है, इसमें इंस्टीट्यूट का बेनिफिट है, जो लोकल मेंबर्स हैं उनका बेनिफिट है। तो और इसको प्रायोरिटी पे देखना चाहिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम इसको एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच और जज़ाकल्लाह, और हमारी दुआएं और हमारी काविशें आपके साथ हैं।
नहीं, आई एम ग्रेटफुल, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने टाइम निकाला, आपने मौका दिया इंटरेक्ट करने का, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया।